तिनामिन स्क्वायर प्रोटेस्ट 1989। आमतौर पर जब हम चाइना का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमें तिनामिन स्क्वायर का जो प्रोटेस्ट है वो इस तरह से पेश किया जाता है कि चाइना ने डेमोक्रेसी का मर्डर किया, डेमोक्रेसी की जो पॉसिबिलिटी थी उसको सप्रेस कर दिया। जो अगर हम एक एक अगर उसका एक उसकी अगर डिस्क्रिप्शन को देखें, उसकी व्याख्या को देखें, उस को देखें तो उस हिसाब से सही है। युवा साथी, युवा छात्र एक प्रो रिफॉर्म चाइनीज लीडर की मृत्यु पर, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी मृत्यु पर, और वर्कर्स जो कि महंगाई के बढ़ने पर और वेलफेयर स्कीम्स को के कम होने पर, और कुछ ऐसा सेक्शंस चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का फ़ायदा नहीं ले पा रहा था, उनकी नाराज़गी इस प्रोटेस्ट को जन्म देती है। और शुरू में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करती है, पर जैसा कि हमेशा एक दलीय व्यवस्था में होता है, क्योंकि पार्टी तानाशाही पे चलती है तो वो इनसिक्योर तो होती है। तो उन्हें लगा कहीं इस निगोशिएशन के चक्कर में हम वीक दिख गए और हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, तो वो इनसिक्योर हो गए। कारण ये भी था कि उनके पड़ोस में साउथ कोरिया में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बकल डाउन हो गई उसके सामने, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म शुरू हुए साउथ कोरिया में। परंतु चाइनीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है कि उनकी उस वक्त उनकी जो मिडिल क्लास थी 1989 में, वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज हो गई है 2024 में। तो जो डेमोक्रेसी को जो पुल करने वाली जो वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसका साइज उस टाइम छोटा था। एक बात ये हो सकती है, और दूसरी बात हो सकती है चाइना का के लोगों का ऐतिहासिक जो एक परसेप्शन है, वो कहने को तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और वो अपनी लेनिन को, स्टालिन को, माओ को फूल पुष्प अर्पित करते हैं। परंतु यदि इन कम्युनिस्ट भाइयों की चड्डियाँ उतारी जाएं, मतलब इनकी अगर पेंटें उतारी जाएं और देखा जाए तो अंदर जो अंडरवियर निकलेगा, जो बनियान निकलेगी, वो राष्ट्रवादी निकलेगी। क्योंकि चाइना के जो मॉडर्न परसेप्शन है वो मिस्टर सानियात सेन, डॉक्टर सानियात सेन की ही देन है। और जो सानियात सेन ने जो इलाके क्लेम किए थे, चाइना आज भी उन्हीं को क्लेम करता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि ताइवान भी अरुणाचल को क्लेम करता था और चाइना भी करता है, जबकि ताइवान और चाइना की जो परसेप्शन है, डेमोक्रेसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें फ़र्क है, पर दोनों ही डॉक्टर सानियात सेन से प्रभावित है। तो कम्युनिस्टों के एज सच कोई विज़न नहीं था चाइना के लिए एज ए नेशन। उन्होंने ये विज़न उठाया है सानियात सेन से, और कम्युनिस्ट होने के बावजूद चाइना के जो कम्युनिस्ट हैं वो राष्ट्रवादी हैं। इसका प्रूफ है जब उनका सोवियत संघ से उन्होंने टक्कर ली, हालांकि वो उनका मक्का था, पर उनसे उन्होंने मुकाबला किया। अगर भारत के बरखिलाफ देखा जाए तो यहाँ की जो पार्टीज रही हैं लेफ्टिस्ट, वो प्रो सोवियत रही हैं, प्रो चाइना रही हैं, और कभी भी उनके खिलाफ जाने में उन्होंने कोशिश बहुत कम हुई नहीं है। बल्कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन का केस भी देख लें तो प्रो सोवियत ही रहे। तो प्रश्न ये है कि चाइनीज़ की जो मेमोरी थी कि हमें 17वीं में, 18वीं में, 19वीं शताब्दी में जलील किया गया, ओपियम वार हुई, हमारे क्षेत्र को खंड खंड किया गया, इस पर बाहर से आकर लोगों ने आधिपत्य जगाया। तो ऐसी सोच को लेकर जो एक ह्यूमिलिएशन की जो सोच उनके मन में थी कि दोबारा कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, वो इनसिक्योरिटी भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है और थी 89 में, कि अगर कहीं हम थोड़े लूज हुए और हमने डेमोक्रेसी की बात की, तो कहीं जो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है चाइना को फिर से एक महाशक्ति बनाना, विश्व का केंद्र बनाना,
कहीं हम उससे भी तो हाथ नहीं धो देंगे। इस वजह से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपनाए और फिर प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स किया, किल किया, इसको डेमोक्रेसी का मर्डर के रूप में वेस्ट में पेश हुआ। पर मेरा इत्तलाफ यहाँ ये है, जो कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो टॉपिक है हमारा, उससे अगर देखें, एक गवर्नमेंट जो 1950 में सत्ता में आई और उसने एक लैंडलॉर्ड से इन्फेस्टेड पुअर पेजेंट्री के देश को लिया, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर बड़ी मिनिमम डेवलपमेंट थी। उसके बावजूद, इनिशियल गलतियां करने के बावजूद, माओ की गलतियां होने के बावजूद, जब फाइनली उनको अपनी ग्रोथ का एक मॉडल स्ट्राइक किया डेंग के टाइम में, तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजिकल मूरिंग को ट्रांसफॉर्म करते हुए कैपिटलिज्म के पाथ को अपनाया विद चाइनीज एजेंडा, चाइनीज पिकुलैरिटी, जो कि सबका अधिकार है कि अपने परसेप्शन से उसको यूज किया और गरीबी को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया, लोगों को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया, उस मध्यम वर्ग को क्रिएट करने की कोशिश हुई इनडायरेक्टली, जो डेमोक्रेसी का बेस बनता है। तो जिस तरह का रिएक्शन तिनानमेन स्क्वायर के बाद वेस्ट की तरफ से आया, इवन सोवियत ब्लॉक भी उस टाइम वेस्ट के प्रभाव में था, उनकी तरफ से आया, उससे चाइनीज गवर्नमेंट और ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो चाइना में ही 1986 से शुरू हो रहे थे ग्रेजुअली, उनकी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। और उसके बाद चाइना ने और ज़्यादा सर्विलेंस ओरिएंटेड, और ज़्यादा पॉलिसिंग स्टेट, इवन इंटरनेट को भी पॉलिश करने के मैकेनिज्म डेवलप किए। और आज तक ब्रॉडली चाइना की जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की जो बाउंड्री है वो उसी टाइम से तय हुई है। तो कहने का अर्थ है, जब वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न रिजीम्स अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्पोज करती है अन्य देशों के ऊपर, तो उससे पहले उन्हें उन देशों की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, उनकी रिलेटिव पोजीशन को भी देखना पड़ेगा, और उनको उन अपने सेम पैमाने से ट्रीट करने के लिए उन्हें समय देना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चाइनीज लोगों के हाथ में वो अपने भाग्य को कैसे शेप देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का जो मॉरल कई बार वेस्टर्न कंट्रीज प्रीच करती हैं, उनके थिंक टैंक प्रीच करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी गिर रही है, या वेस्ट में चाइना में डेमोक्रेसी गिर रही है, या फलानी जगह डेमोक्रेसी गड़बड़ हो रही है, इसको करें वो प्रीच, पर साथ में अपने गिरेबान में भी झांकें। उनको कितना समय लगा डेमोक्रेटिक आइडियल पे पहुंचने के बाद, और उसके बावजूद वो उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, और किस तरह से वो दूसरे देशों पर अटैक करके उनको लूटते हैं, फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो हर एक कंट्री को अपने तरीके से अपने डेमोक्रेटाइजेशन के पाथ में बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए कोजोलिंग हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है, पर शेमिंग करना और उनको एक टाइट स्पॉट में डालना, से रशिया को भी इनसिक्योर किया गया, कलर रेवोल्यूशन ला उसके पड़ोस में ला के रजीम चेंज करा के, बेसिकली इसका एक काउंटर रिएक्शन पैदा होगा, और वो हुआ है। तो डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू शुड बी चेरिश्ड, but it should not be used as a foreign policy tool by the western countries, कि जो रजीम हमारे साथ ठीक है, जो हमारे को फॉलो करेगी, उसकी तो हम नहीं चेक करेंगे, पर जो हमें चैलेंज करेगी, जिससे हमारी हीजीमनी चैलेंज हो जाएगी, उसको हम डेमोक्रेसी का चूर्ण चिटाते रहेंगे कि तू जब डेमोक्रेसी पे गलत है जी, ताकि उसके अंदर ही फॉल्ट लाइन खड़ी हो जाए। तो इससे ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में ये एक अच्छा टैक्टिक्स है, बड़ी बधाई का पात्र है, परंतु ये अपने आप में डेमोक्रेसी एज ए गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एज ए आइडियोलॉजी को सब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर एक बार डेमोक्रेसी किसी फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा के साथ लेस हो गई, तो फिर खतरा ये है कि जो उन देशों में स्वतः डेमोक्रेसी की जो मतलब जो जो शाखाएं विकसित होनी थी, वो विकसित नहीं हो पाएंगी, उनके प्रति रिएक्शन आएगा लोगों का, और फायदा करने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान डेमोक्रेसी को हो सकता है। डेमोक्रेसी को
बाहर से पल्लवित करने के बजाय किसी देश के भीतर से पल्लवित होने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। धन्यवाद।